नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो आज के इस सेशन में हम जो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इम्यूनोलॉजी की जो यूनिट है CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन में, CSIR UGC नेट के सिलेबस में एक इम्यूनोलॉजी की यूनिट है उसमें, और नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ह्यूमन डिजीजेस वाला एक पार्ट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से IIT जैम में भी जो इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो गेट एक्सेल का एग्जामिनेशन हो जिसमें जोलॉजी वाला जो पेपर है उसमें, और बायोकेमिस्ट्री का जो एक पेपर है उसमें आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो उन इम्यूनोलॉजी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन सारे एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाएंगे। और एटसेट्रा यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसके अलावा और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपी पीजीटी एंड यूपी टीजीटी बायोलॉजी में भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस होते हैं स्टेट लेवल पे, जैसे कि यूपी में UPHESC और दूसरे स्टेट में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो रिक्रूटमेंट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, उन एग्जामिनेशंस में भी, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जहां पर भी इम्यूनोलॉजी की बात हुई या इम्यून सिस्टम की बात हुई तो वहां पर आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में भी पूछा जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो सेशन में जुड़ जाइए और इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जुड़ते ही। तो बिना देर करिए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पैथोजेंस और पैथोजेंस के बारे में। जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस होती हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा पैथोजेंस की वजह से होती है। तो हम पैथोजेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये टर्म क्या होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरियल फैमिली में वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स एटसेट्रा, यानी कि इन फैमिलीज में बिलोंग करने वाले जो डिफरेंट रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस में या मैन में डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। और पैथोजेंस अपनी जो लाइफ है उसको अडेप्ट करने के लिए वो होस्ट पे, यानी कि वो डिजीज कॉज करने के लिए सबसे पहले उनको एक होस्ट चाहिए। तो उनका होस्ट जैसे कि यहाँ पर मैन है, तो ह्यूमंस के अंदर ही एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने लिए और उन्हें एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है जहां पर वो उसे होस्ट को डिजीज कॉज करने के लिए अपना पहले तो लाइफ साइकिल जनरेट करते हैं उसके अंदर, और फिर उसी लाइफ साइकिल की वजह से जो इररेलेवेंट रिएक्शंस कॉज होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो डिजीज के फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। All the parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host of the living by living in or on them. Pathogens parasites का रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो जिस भी होस्ट में डिजीज कॉज कर रहे हैं या तो वो उनके अंदर रह करके डिजीज कॉज करते हैं या तो उनकी सरफेस पे रह करके डिजीज कॉज करते हैं। सो जो सरफेस पैथोजेंस होते हैं या फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे रह करके वहां पर घर बनाकर रहते हैं एज अ होस्ट और फिर उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट्स या फिर पैथोजेंस भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई पैथोजेंस की। अब इन्हीं पैथोजेंस जिनके वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नीट, CSIR नेट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो उन्हीं पैथोजेंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इनके अलावा और भी ज्यादा पैथोजेंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सैल्मोनेला टाइफी, जैसा कि हम सभी जानते हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में, तो जो टाइफॉइड फीवर ह्यूमंस में कॉज होता है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम जिसको हम सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं उसके द्वारा कॉज किया जाता है। इसके अलावा न्यूमोनिया एक डिजीज होती है जो कि ह्यूमंस में जो लंग्स होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है, उसकी एल्वेलाई पर इन्फेक्ट करते हैं, उस पर होस्ट करके वहां पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जो न्यूमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्टिकुलरली दो ऑर्गेनिजम्स नोन है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी which is a bacteria, and Haemophilus influenzae which is also a bacteria, a type of bacteria
ये दोनों बैक्टीरियल फॉर्म्स ह्यूमन की एल्वेलाई, लंग्स की एल्वेलाई में, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसकी एक यूनिट है एल्वेलाई, वहां पर एक पैरासिटिक वे में अडेप्टेशन अपना जनरेट करते हैं और इस डिजीज को कॉज करते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूमोनिया। इनके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, लाइक राइनो वायरसेस। तो जो कॉमन कोल्ड की डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो राइनो वायरसेस के थ्रू कॉज होती है। और इसके अलावा कुछ डिजीजेस ह्यूमंस के अंदर प्रोटोजोअन्स भी कॉज करते हैं। प्रोटोजोअन्स, जैसा कि हम जोलॉजी में पढ़ते हैं, प्रोटोजोअन्स स्मॉल लिविंग लाइफ फॉर्म्स है, जो कि उनका एक पॉपुलर एग्जांपल है लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के जो डिफरेंट स्पीशीज है लाइक फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, तो ये सारे जो स्पीशीज हैं वो पर्टिकुलरली एक डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसे हम मलेरिया के नाम से जानते हैं। बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस मलेरिया के डिजीज से बहुत सालों से ह्यूमन बींग्स फाइट कर रहे हैं। इनके खिलाफ काफी ज्यादा गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पर अभियान भी चलाते रहते हैं। तो इस डिजीज काफी ज्यादा पुरानी डिजीज है और काफी ज्यादा फेमस डिजीज है, तो इसके बारे में भी आप लोग सुने ही होंगे मलेरिया के बारे में। तो वो जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोवन का फॉर्म है, इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर कुछ पैथोजेनिक फैक्टर्स एंड डिजीजेस हैं। जो डिजीजेस मैंने यहाँ पर कवर नहीं की हैं उनको आप इन टेबल में देख सकते हो। लाइक इन्फ्लुएंजा एक डिजीज है जो कि वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू कॉज होती है। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो किसी भी एज के जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा अगर नंबर में देखा जाए तो वो एल्डरली पीपल या फिर चिल्ड्रंस में ये डिजीज देखने को मिलती है, बच्चों में, या फिर काफी ज्यादा एजेड पर्सन होते हैं तो उनके अंदर भी ये डिजीज देखने को मिलती है, इन्फ्लुएंजा, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज होती है। और इस डिजीज का जो मेजर सिम्टम्स है वो फीवर, राइनाइटिस एंड कफ होता है। इसके अलावा मीजल्स, टाइफाइड फीवर, डाउन सिंड्रोम, एस्कैरियोसिस, ये सभी एक तरह के पैथोजेनिक डिजीजेस हैं, जो कि या तो वायरल डिजीज है या तो बैक्टीरियल या तो जेनेटिक लेवल पे डिजीज होती है, और ये सभी किसी न किसी तरीके के पैथोजन से कॉज होती है। और जो भी पैथोजेनिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, आप उसको इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इन डिजीजेस के बारे में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं सारे एग्जामिनेशंस में। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीजेस हैं, इनके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी टाइफाइड के बारे में हमने बात किया, वैसे ही हम और भी डिजीजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में। इम्यूनोडेफिशिएंसी, अभी हमने जो पिछले जैसे बात किया कि जो पैथोजेनिक डिजीजेस होती हैं, सभी एक तरह की, आप अगर सारे डिजीजेस को कॉमनली देखोगे, सारे डिजीजेस में एक चीज कॉमन है कि वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी डिजीज, कोई भी डिजीज जो एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम के एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर डिफेक्ट पहुंचा रहे हैं, उसमें डिफेक्टिव चेंजेस ला रहे हैं, तो उसे हम इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी चाहे तो प्राइमरी हो सकती है या तो सेकेंडरी हो सकती है, जो जिसमें एक या एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई भी ऐसी डिफिशियंसी इम्यून लेवल पर, जिसमें किसी भी इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट हो जाए जेनेटिक लेवल पर, तो वो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो जेनेटिक या फिर मतलब इनहेरिटेड बेसिस पे अगर कोई डिजीज नहीं है, मतलब उस डिजीज को बाहर से एक्वायर किया गया है आफ्टर द बर्थ ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उस डिजीज को हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ये डिजीज आप यूजुअली तो इन्फेक्शन से होती है या फिर दूसरे सोर्सेज से भी आपको ये डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, जो कि इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट पहुंचाते हैं बाय एक्वायरिंग दिस डिजीज आफ्टर द बर्थ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इस तरह की डिजीज को हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं। और कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस के टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आप जैसे हमने पैथोजेनिक डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट और फेमस
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीजेज है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एक है सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी या फिर SCID। SCID बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि लिम्फोसाइट्स का नंबर जिसमें काफी ज्यादा कम हो जाता है। लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सेल्स हैं अगेन, तो इनका नंबर कम हो जाता है। तो इस तरह की जो डिजीज है इसको हम SCID बोलते हैं या फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा अगेन एक जेनेटिक डिजीज है जिसको हम शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम बोलते हैं। शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल जीन में जो रेसेसिव एलील होता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसे हम शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा जो एक मोर पॉपुलर एंड मोर इम्पोर्टेंट डिजीज है वो है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम हम कॉन्जेनाइटल थाइमिक एप्लेसिया भी जानते हैं। ये हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं है, ये बेसिकली स्पोरैडिक डिजीज है, स्पोर फॉर्मिंग डिजीज है जो कि हेरिडेटरी नहीं। बाकी ये दोनों जो डिजीज है वो हेरिडेटरी डिजीज है, यानी कि इसमें जो जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। तो अगर आप पेडिग्री एनालिसिस करोगे इस डिजीज का तो आपको जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसमें ये डिजीज हुई है हो सकता है कि उसके पिछले पूर्वजों में ये डिजीज पाई जाए। लेकिन जो कॉन्जेनाइटल थाइमिक एप्लेसिया या फिर डाइजॉर्ज सिंड्रोम है ये स्पोरैडिक डिजीज है, स्पोर फॉर्मिंग डिजीज है, ये हेरिडेटरी नहीं है। और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो क्रोमोसोम 22 होता है ह्यूमंस के अंदर, क्रोमोसोम नंबर 22, उसका डिलीशन हो जाता है। अब इनके अलावा जो कुछ पॉपुलर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है इनका यहाँ पर जो जेनेटिक लेवल पर इम्यून सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से या कंबाइंड जो डिजीजेस होती है, मतलब उसमें चाहे इम्यून सेल्स में डिफेक्ट हो या फिर जेनेटिक लेवल का डिफेक्ट हो, तो सभी डिजीजेस को यहाँ पर एक तरह से बेसिकली क्लासिफाई करके दिया गया है। सभी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस है और ये या तो जेनेटिक हो सकती है या तो सेवियरली कंबाइंड डिजीज हो सकती है। सेलुलर लेवल पर भी उसमें डिफेक्ट हो जाता है, लाइक जैसे एक्स लिंक्ड एगामोग्लोबुलिनीमिया या ब्रोटन्स डिजीज। ये भी एक तरह की प्रोडक्शन डिफेक्ट है, जेनेटिक प्रोडक्शन डिफेक्ट है। कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी CVID, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल हाइपर IgM सिंड्रोम, सेलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी अभी जिसकी हमने बात की थी, ये एक तरह की सीवियरली कंबाइंड डिजीज है। इसमें एक ऑर्गन या फिर एक सेल अफेक्ट नहीं हो रही है, इसमें बहुत तरह की सेल्स और इम्यून सेल्स स्पेशली अफेक्ट होती हैं, इस वजह से इसको सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोला जाता है, SCID। डाइजॉर्ज सिंड्रोम, अटैक्सिया टेलैंगिसिस्टेसिया, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ल्यूकोसाइड एडेजन डिफेक्ट, क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज, शेडियाक हिगाशी डिजीज जिसकी अभी हमने बात की, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया, कॉसमैन डिजीज, C1 एस्टरेज इनहिबिटरी डिफिशियंसी डिजीज, कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट डिजीज, ICD-9 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 9th। अभी एक नया डिजीज जोड़ा गया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में। इन सारे डिजीजेस के नाम आपको याद होने चाहिए और इनके छोटे छोटे एक दो फंक्शंस भी याद होना चाहिए कि इसमें किस लेवल पे डिफेक्ट हुआ है, क्योंकि इसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो सारी पैथोजेनिक और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है इसका जो कंट्रोल मेजर्स है, इन डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है पर्सनल लेवल पे एंड द लेवल ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है, तो वो कुछ मेजर्स यहाँ पर मेंशन है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको ये मेजर्स के ऊपर, इन कंट्रोल मेजर्स के ऊपर भी डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस से अगर जो कंट्रोल मेजर्स से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनको ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि जैसे आप अगर पर्सनल लेवल की बात करो तो उसमें पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन डिजीजेस से बचने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, जैसा कि एक बहुत ही फेमस कोट है मेडिकल फील्ड में। तो यही यहाँ पे कंट्रोल मेजर में सबसे ज़्यादा, अगर आपको इन डिजीजेस से यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आना है तो आपको पर्सनल और पब्लिक लेवल पर हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। पहला मेजर तो ये हो गया। दूसरे मेजर में आपको ये बताया गया है कि अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब कि आप कितना भी
सिवियरली अपने आप को बचा करके रख लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एयर के माध्यम से अगर आपको कोई डिजीज अफेक्ट करती है, लाइक न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, तो उसमें बचने के लिए आपको ये है कि क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डिजीज है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में एयर के थ्रू स्प्रेड होती है ये डिजीज, तो आपको जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उनसे थोड़ा एक लिमिटेड दूरी बना करके रखनी चाहिए। या फिर अगर आप इन सारे मेजर्स को फॉलो करने के बावजूद आपको डिजीजेस कॉज हो रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इम्यूनाइजेशन ले सकते हैं, वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं डिजीजेस से बचने के लिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो लोगों के, आप ज़्यादा मिलना जुलना बंद नहीं कर सकते लोगों से, तो आपको क्या सिंपली एक तरीका ये हो सकता है कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। जो भी तरह के सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। तो इसी का एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, स्मॉल पॉक्स डिजीज, जिसको रिसेंटली इरेडिकेट कर दिया गया है इसी इम्यूनाइजेशन के वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर पर इम्यूनाइजेशन हुआ उसके खिलाफ। तो इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस से बचने के ये 3-4 मेजर्स थे जो हमने कंट्रोल मेजर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आप इनको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। और इम्यूनोडेफिशिएंसी का लेक्चर इसी के साथ अब एंड करता हूँ, और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल करना मत भूलना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में वो जो बेल आइकन शो हो रहा है उसको भी प्रेस करके रख लेना, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है, नया वीडियो अपलोड होता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।